झारखंड के सिंहभूम जिले के कदमा थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता था। इस परिवार को लोग साहू फैमिली के नाम से जानते थे। इस परिवार में मुख्य 4 सदस्य थे। घर के मुखिया का नाम दीपक साहू था। इनकी उम्र 42 साल थी। इनकी पत्नी का नाम वीना साहू था, जिनकी उम्र 36 साल थी। इनकी 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी का नाम दिव्या था, उसकी उम्र 15 साल, और छोटी बेटी का नाम जानवी था, जिसकी उम्र 10 साल थी। पेशे से घर का मुखिया दीपक साहू टाटा स्टील कंपनी के फायर डिपार्टमेंट में जॉब करता था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। दीपक की जॉब भी अच्छी थी। साथ ही उसने एक साइड बिजनेस भी जोड़ रखा था। उसने अपने 2 बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस लगाया हुआ था। उसके जो 2 पार्टनर थे, उनका नाम प्रभु और रोशन था, और ये प्रभु और रोशन आपस में रिश्तेदार थे। लॉकडाउन से पहले इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, जिससे इनका जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और यहाँ पर दीपक साहू को एक बड़ा लॉस हो गया। अब समय बीतता है और दिन आ जाता है 12 अप्रैल 2021 का। रिंकी घोष नाम की एक 21 साल की ट्यूशन टीचर अपने घर से अपनी स्कूटी लेकर निकलती है। दरअसल 2018 से ही रिंकी घोष नाम की ये टीचर दीपक साहू की दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए उनके घर पर जाया करती थी। आज के दिन भी वो अपने घर से निकलती है। वो अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थी। वो 11 बजे के आसपास दीपक साहू के घर जाती है। उसे 1 बजे तक अपने घर वापस आना था, लेकिन दोपहर के 2 बज जाते हैं और फिर 3 बज जाते हैं, लेकिन रिंकी साहू अपने घर वापस नहीं पहुंचती। उसके माँ बाप दीपक साहू को कॉल करके पूछते हैं तो दीपक उन्हें कहता है कि आज तो रिंकी मेरी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई ही नहीं। ये बात सुनते ही रिंकी घोष के घर वाले परेशान हो जाते हैं। वे रिंकी के दोस्तों को, रिश्तेदारों को कॉल करके सभी से पूछते हैं कि क्या रिंकी किसी के पास आई है, लेकिन किसी को भी रिंकी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। शाम के 4 या 5 बजे तक इंतजार करने के बाद रिंकी घोष के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं और रिंकी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। अब एक तरफ तो रिंकी घोष के घर वाले रिंकी को ढूंढने में लगे हुए थे, उन्होंने एफआईआर भी फाइल कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास दीपक साहू का बिजनेस पार्टनर रोशन भी पुलिस स्टेशन में जाता है और वो दीपक साहू के खिलाफ रिपोर्ट फाइल करता है। वो पुलिस को कहता है कि आज दोपहर के 12 बजे के आसपास वो दीपक के घर लंच पर गया था। दीपक ने ही उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन घर पहुंचने के बाद रोशन और उसके परिवार के ऊपर दीपक ने जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरीके से वो वहां से बचकर भाग आया और उसके बाद हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने अपनी मरहम पट्टी कराई। अब पुलिस की एक टीम रोशन के साथ दीपक के घर पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिंकी घोष के घर वाले भी पुलिस को लेकर दीपक साहू के घर पहुंच जाते हैं। ये शाम के तकरीबन 5 या 6 बजे के बीच का समय था। ये दोनों ही परिवार के लोग दीपक साहू के घर के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन दीपक साहू के घर पर ताला लगा हुआ था। दीपक को कॉल कर रहे थे तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन वहां पर खड़ी पुलिस देखती है कि घर के अंदर एसी और जो फैन है वे ऑन है। साथ ही जो ट्यूशन टीचर रिंकी घोष मिसिंग हुई थी, उसकी स्कूटी भी दीपक साहू के घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। अब यहाँ से कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है, और वो बिना देरी किए दीपक साहू का घर का ताला तोड़ते हैं। और जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि पूरे घर के फर्श पर खून ही खून फैला हुआ है। दीपक साहू की पत्नी और उसकी 2 बेटियां दिव्या और जानवी तीनों बेड पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। अब यहाँ पर रिंकी घोष की भी तलाश करनी शुरू कर देती है, क्योंकि रिंकी घोष नाम की उस ट्यूशन टीचर की स्कूटी दीपक साहू के घर के बाहर ही खड़ी थी। घर के अंदर उसका एक सैंडल भी पड़ा हुआ था, साथ ही उसके कुछ कपड़े भी घर के अंदर से मिलते हैं। पुलिस घर में जब छानबीन करती है तो बेड बॉक्स के अंदर से उन्हें रिंकी घोष की डेड बॉडी मिल जाती है। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात ये थी कि रिंकी घोष के कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसके कपड़े ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत किया हो। साथ ही पुलिस को वहाँ पर कुछ ऐसी टैबलेट्स भी मिलती हैं जिनका प्रयोग शक्तिवर्धन गोलियों के रूप में किया जाता है। यहाँ तक पुलिस को ये तो मालूम चल जाता है कि इस घर में बहुत ब्रूटल क्राइम हुआ है, लेकिन पुलिस को अभी ये समझ नहीं
आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया है। सवाल यहाँ पर बहुत सारे थे कि दीपक साहू की पत्नी और उसकी बेटियों की हत्या किसने की है, उसकी ट्यूशन टीचर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार और उसकी हत्या किसने की है। इन सभी सवालों के जवाब केवल और केवल दीपक साहू ही दे सकता था और दीपक साहू वहां से फरार हो गया था। दीपक साहू की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, उसे ढूंढने की कोशिश की जाती है। साथ ही सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर फोरेंसिक टीम घर में पहुंच जाती है। जांच में ये भी पाया जाता है कि घर से तकरीबन 5 लाख रुपए कैश और सोने के आभूषण भी गायब है। उसे भी पुलिस को ढूंढना था, उसके साथ साथ दीपक साहू को भी पुलिस को ढूंढना था। देखते ही देखते अगले दिन तक यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। जब यह खबर अखबारों में प्रिंट होती है तो एक सुनार पुलिस के पास आता है और वो आकर कहता है कि दीपक साहू कल रात को काफी सारे सोने के आभूषण लेकर मेरी दुकान पर आया था और उसने करीबन 4 लाख रुपए के आभूषण मुझे दिए थे और बदले में पैसे मांगे थे। उस वक्त मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने किसी तरीके से अरेंज करके उसे 3 लाख रुपए दे दिए। इन आभूषणों की बातें सुनकर पुलिस को इतना तो मालूम चल जाता है कि इस केस में दीपक साहू का ही सबसे मेन रोल है। साथ ही पुलिस को ये भी मालूम चल जाता है कि दीपक साहू अभी इसी शहर के अंदर है और उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसलिए पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ दीपक साहू को ढूंढने में लग जाती है। इस केस को सोल्व करने के लिए एक एसआईटी का गठन किया जाता है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि सभी के ऊपर एक भारी हथौड़े से वार किया गया था। साथ ही जो ट्यूशन टीचर थी उसका नाम रिंकी घोष था, उसे पहले मारा गया था और जब वो मर गई थी तब उसके साथ कुकर्म किया गया था। इतना सब पुलिस को मालूम चल गया था। पुलिस को इंतजार था कि किसी भी तरीके से दीपक साहू पकड़ में आए और इस पूरे केस का खुलासा हो। पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दिन आ जाता है 16 अप्रैल 2021 का। दीपक साहू का बड़ा भाई पुलिस के पास आता है और वो कहता है कि मेरे अकाउंट में किसी ने 1 लाख डिपॉजिट किए हैं। जिस बैंक से ये पैसे डिपॉजिट किए गए हैं पुलिस उस बैंक में जाती है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और जब बैंक के कर्मचारी से डिटेल ली जाती है तो मालूम चलता है कि वो 1 लाख रुपए किसी और ने नहीं बल्कि दीपक साहू ने ही अपने बड़े भाई के अकाउंट में जमा किए थे। बैंक कर्मचारियों से बात करने पर मालूम चलता है कि दीपक के पास और भी पैसे थे, वो जमा नहीं हो पाए थे, जिसके चलते उसे दोबारा अगले दिन बुलाया गया था। यानी कि अगले दिन दीपक साहू दोबारा से उसी बैंक में पैसा जमा कराने आने वाला था। पुलिस को इसी मौके की तलाश थी। पुलिस उस बैंक के आसपास घेराबंदी कर देती है। अगले दिन जब दीपक साहू बैंक में पैसे जमा करने आता है तो पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और जब उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है अब यहाँ से एक नई कहानी निकलकर सामने आती है। ये कहानी सुनने के बाद यकीन मानिए आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। दीपक साहू पुलिस को बताता है कि 12 अप्रैल 2021 की सुबह तकरीबन 5 बजे वो उठता है और फिर वो नाश्ता करता है और तकरीबन 7 बजे के आसपास उसने एक भारी हथौड़ा जो उसने पहले ही लाकर घर में रखा हुआ था, जिससे सबसे पहले उसने अपनी पत्नी वीना साहू की हत्या की। उसके बाद अपनी 15 साल की और 10 साल की दोनों बेटियों की हत्या की। हत्या करने के बाद 12 बजे उसने अपने बिजनेस पार्टनर रोशन को कॉल किया था कि मेरे घर पर लंच पर आ जाओ और लंच पर आने के बाद वो रोशन की भी हत्या करने वाला था। लेकिन रोशन के घर में आने से पहले ही ये जो ट्यूशन टीचर थी रिंकी घोष ये घर आ जाती है। ये घर में खून देख लेती है, साथ ही दीपक साहू की पत्नी और बेटियों की लाश देख लेती है। अब इसको सब मालूम चल चुका था। पहले दीपक साहू इसे डराता है लेकिन ये चिल्लाने लगती है और इसके चिल्लाने के बाद दीपक साहू इसके सर पर भी हथौड़े से वार कर देता है। इसके बाद उसकी भी हत्या कर देता है और उसकी बॉडी को ये अपने बेडरूम में ठिकाने पर लगा देता है। उसके बाद उसको अपने बेड बॉक्स में छिपा देता है और उसके बाद फिर से अपने बिजनेस पार्टनर रोशन को कॉल करता है और 12 बजे के आसपास रोशन अपनी पत्नी के साथ इसके घर पर आ जाता है। हालांकि इसे ये मालूम नहीं था कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी लेकर आएगा, लेकिन इसने पहले से ही रोशन को मारने का प्लान बना रखा था। जैसे ही वो घर में आते हैं कुछ देर बाद ही उसी हथौड़े से उन पर भी
हमला कर देता है। लेकिन किसी तरीके से रोशन अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है। उसकी जान बच गई थी। वो हॉस्पिटल जाता है, अपनी मरहम पट्टी करवाता है और शाम को पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करता है। लेकिन इससे पहले ही जो दीपक साहू है वो अपने घर से सारे सोने के आभूषण और ताला लगाकर वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद रात के करीब 7 बजे वो सुनार के पास जाता है, जहाँ से अपनी सोने के आभूषण सेल करता है और 3 लाख रुपए लेता है। और उसके बाद 16 अप्रैल 2021 को उन्हीं पैसों को जमा करते हुए ये पकड़ा जाता है। लेकिन सवाल अभी भी यहाँ पर यह बना हुआ है कि दीपक साहू ने अपनी पत्नी और अपनी बेटियों की हत्या क्यों की? उसने उस ट्यूशन टीचर की हत्या क्यों की? और साथ ही वो अपने बिजनेस पार्टनर रोशन को क्यों मारना चाहता था? अब ये सवाल पूछने पर दीपक साहू पुलिस को बताता है कि वो टाटा स्टील कंपनी में फायर डिपार्टमेंट में काम करता था। उसकी अच्छी सैलरी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसकी बेटियां बड़ी हो रही थी, इसलिए उसने साथ में कोई बिजनेस जोड़ने की सोची और इसी के चलते उसने अपने एक दोस्त प्रभु और उसके रिलेटिव रोशन दोनों के साथ पार्टनरशिप में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। दरअसल ये जो प्रभु नाम का व्यक्ति था, इसके पास पहले से ही कुछ ट्रक थे और उन्हीं में से जो एक ट्रक है वो दीपक साहू को बेच देता है। ये ट्रक खरीदने के लिए दीपक साहू ने अपनी पुश्तैनी जमीन 40 लाख रुपए में बेची थी, जिसमें से 20 लाख रुपए इसने अपने बड़े भाई को पहले ही दे दिए थे और बचे हुए 20 लाख से उसने एक ट्रक खरीद लिया था। लेकिन ट्रक खरीदने के बाद इसे मालूम चलता है कि इस ट्रक के ऊपर तो पहले से ही 5 लाख रुपए का टैक्स पेंडिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं उसके दोस्त प्रभु ने उसके साथ धोखा किया था। जैसे तैसे करके उसने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को चलाना शुरू किया। इसी बीच में जो प्रभु होता है वो अपने एक रिलेटिव रोशन से दीपक की मुलाकात करवाता है। अब ये जो ट्रक है ये रोशन के अंडर में आ जाता है। रोशन ही उसकी डील किया करता था, उससे पैसे कमाकर दीपक साहू को दिया करता था। लेकिन उसके बाद कोविड आ जाता है और कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन लगता है तो दीपक साहू को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। दरअसल पहले उसने जब ट्रक खरीदा था तब भी उसके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा था। उसके बाद जिस व्यक्ति रोशन ने इसके ट्रक को संभाला था वो भी पैसों का गमन किया करता था और ऐसे करते करते दीपक साहू ने जो 20 लाख रुपए अपना मकान बेचकर इस बिजनेस में लगाए थे वे पैसे सारे के सारे बर्बाद हो गए थे। और इनकी बर्बादी के पीछे दीपक को लगता था कि प्रभु और रोशन का ही हाथ है और इसी के चलते जो दीपक साहू है उसने रोशन और प्रभु को मारने का प्लान बनाया था। उसका प्लान ये था कि 12 तारीख को वो रोशन को अपने घर लंच पर बुलाएगा, उसकी हत्या करेगा, उसके बाद शाम को प्रभु के घर जाकर प्रभु की हत्या करेगा। लेकिन उसे ये भी मालूम था कि 2 हत्या करने के बाद वो बचेगा नहीं, पकड़ा जाएगा और उसके पकड़े जाने के बाद उसका परिवार बिखर जाएगा। इसलिए पहले वो अपने ही परिवार की हत्या करता है ताकि आगे जाकर उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इसलिए 12 अप्रैल 2021 को पहले वो अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों की हत्या करता है। उसके बाद वो रोशन को मारने का प्लान बनाता है। लेकिन बीच में ट्यूशन टीचर रिंकी घोष घर में अचानक आ जाती है और बिना वजह उसकी भी हत्या करनी पड़ती है। उसके बाद रोशन के ऊपर ये हमला करता है लेकिन रोशन बच जाता है। उसके बाद दीपक साहू घर से फरार हो जाता है और बाद में जैसे तैसे करके ये पकड़ा जाता है। एक छोटी सी सनक की वजह से दीपक साहू ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी, साथ ही उस बेकसूर रिंकी घोष की भी हत्या कर दी। सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर दीपक साहू को कोर्ट में पेश किया जाता है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वो अभी भी जेल में है। तो ये थी झारखंड के साहू फैमिली हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई।